नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपनी सीरीज चला रखी थी। यूपीपीसीएल TG2 का रिसेंटली एग्जाम होने वाला है और चंडीगढ़ ALM का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए टेस्ट सीरीज अपनी चला रखी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो नंबर 4 ये रहने वाली है टॉप MCQ। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं। और आपसे मैं वादा करता हूँ, इस वीडियो में आज आपको कुछ नया सिखाकर जरूर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में से जरूर शेयर कर दें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए और आपको छोटे बड़े नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो DC मशीन से लिया गया है और तीन तीन वीडियो पहले हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी जाइए प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे MCQ आपको मिल जाएंगे और ये आज 4 नंबर वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। कह रहा है कि डीसी मशीन में उसके आगे खालिस्तान और डैश दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर एक दिशा होते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं अगर सही है तो। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आर्मेचर चालकों द्वारा आर्मेचर चालक में धारा EMF एक दृश्य होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे अल्टरनेटिंग होते हैं। ये गलत हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिंग नहीं होते हैं। और आर्मेचर चालकों में धारा EMF ये भी नहीं होगा। आर्मेचर चालकों में टर्मिनल पर EMF अल्टरनेटिंग नहीं। ठीक है दोस्तों, मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे आप? कह रहा है कि एक DC मशीन में आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर एक दिशा होते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करते हैं यार। आपकी लाइक से हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बोल रहा है कि डीसी मशीन में आर्मेचर का अक्ष और ब्रश के कार्बन ब्रश होते हैं ना डीसी मशीन में, ब्रश के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल क्या कहलाता है? भौगोलिक समतल, चुंबकीय समतल और दिग प्रवृत्ति समतल और ज्यामितीय समतल। समतल लिखना था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, समतल है, संतुलन नहीं है। टाइपिंग एरर हो जाती है कई बार, आप इसको सीरियसली ना लें। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। दिग प्रवृत्ति कहलाता है एक डीसी मशीन में आर्मेचर अक्ष एवं कार्बन ब्रश के संपर्क के केंद्र का जो माध्यम है वो दिग प्रवृत्तीय समतल कहलाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संधारित्र इनपुट फिल्टर का उपयोग किया जाता है। हाँ, वेव रेक्टिफायर एक फिल्टर होता है, आपको पता है। डीसी सप्लाई होती है जो अपने को प्योर नहीं मिलती है, पल्सेटिंग मिलती है। डीसी भी अपने को, जिसको एकदम शुद्ध डीसी बनाने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं। जैसा कि एक होता है इंडक्टर इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, एक होता है इंडक्टर फिल्टर, एक होता है संधारित्र फिल्टर, एक होता है पाई फिल्टर। ये कई प्रकार के होते हैं। और इसमें अपने को पूछा गया है कि संधारित्र इनपुट फिल्टर का जो उपयोग है किस लिए करते हैं? हाँ, वेव रेक्टिफायर के लिए करते हैं या फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करते हैं? तो दोनों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक संधारित्र इनपुट फिल्टर का उपयोग हाँ वेव रेक्टिफायर में होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में भी होता है। अगर बात करें अपने फिर इंडक्टर की पूछ ले, इंडक्टर फिल्टर में के लिए उपयोग होता है। तो केवल हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट इंडक्टर फिल्टर का उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, और ये इंडक्टर फिल्टर होता है, ये लगा होता है अपने लोड के श्रेणी क्रम में। ठीक है, लोड के श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। अगर बात करें अपने संधारित्र का संयोजन, तो ये लोड के समांतर में लगा होता है। ठीक है, लोड के पैरेलल में इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है। लोड के समांतर क्रम में संधारित्र इनपुट फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर होता है, वो लोड के श्रेणी क्रम में सीरीज में लगा होता है। ठीक है, श्रृंखला में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार। एक पूछ रहा है निम्न में से फोटोवोल्टाइक सेल जिसे बोलते हैं अपने सौर सेल। ठीक है, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल जिसको बोलते हैं, उसका अनुप्रयोग पूछ रहा है। रंग भेद मापक यंत्र में मापक के रूप में। हाँ सी दोस्तों, सही ऑप्शन है इसका।
प्रकाश नियंत्रण स्विच में इसमें भी किया जाता है। सौर ऊर्जा प्राप्त, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक सोलर सेल का उपयोग रंग भेद मापक स्विच मापक रूप में प्रकाश नियंत्रण स्विच में सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर बैटरियों में भी इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज, किस ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है? डायोड के अंदर दो ब्रेकडाउन आती है, एक फ्लैंचर ब्रेकडाउन और जिन्नर ब्रेकडाउन, ठीक है। पूछ रहे हैं इसका मान, किसका मान अगर टेम्परेचर का मान बढ़ गया तो उसका मान साथ साथ बढ़ जाएगा। कौन से ब्रेकडाउन का मान? तो वो होती है एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। राइट आंसर इसका एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। एवलांचे ब्रेकडाउन होती है, उसका जो मान होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या बड़ा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अगर विपरीत ये जिनर ब्रेकडाउन होता है, ये क्या होता है, इसमें तापमान बढ़ने पर इसका मान जो वो जिनर ब्रेकडाउन का मान तापमान बढ़ने पर इस जिनर ब्रेकडाउन का मान वोल्टेज घटता जाता है। इसका जस्ट विपरीत उल्टा है, इसका मान टेम्परेचर बढ़ा तो ये बढ़ेगी, ये टेम्परेचर बढ़ता है तो जिनर ब्रेकडाउन का मान वो जो घटता जाता है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर कर देंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जर्मेनियम की रिवर्स करंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान बढ़ने पर खालिस्तान हो जाती है। जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ठीक है और ग्रेफाइट। और इसका जो जर्मेनियम होता है, इसका जो रिवर्स करंट होती है, फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट के बारे में आप जानते हैं, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ गया है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी जो रिवर्स करंट है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुनी हो जाती है, ठीक है, दोगुनी हो जाती है। यही क्वेश्चन अगर अपने को जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन के लिए पूछ ले, जर्मेनियम तो दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों, सिलिकॉन को पूछ ले, सिलिकॉन के लिए 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो रिवर्स करंट होती है तब वो दोगुना होती है। इसकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, उसकी सिलिकॉन की 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अगर बात करें अपने जर्मेनियम का जो वर्क टेम्परेचर है वो होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से। जर्मेनियम का बता रहा हूँ दोस्तों, जर्मेनियम का वर्क टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, ठीक है। अगर बात करें अपने सिलिकॉन की तो इसका वर्क टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक वह वर्क करने में सक्षम होता है, कार्य करने में सक्षम होता है। सिलिकॉन कितने 150 से 200 और जर्मेनियम का 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 10 अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर 2 गुना कर देंगे, रिवर्स करंट उसकी 2 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, 2 गुना राइट आंसर कर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि तारों को, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तारों के सिरों को गोल करने के लिए, मान लो ये तार है, इसके सिरे को राउंड करने के लिए तथा नट आदि को पकड़ने के लिए निम्न में से किस प्लायर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, राउंड तो आ जाएगा राउंड नोज प्लायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन प्लायर अपने यूज लेते हैं। और अपने बात विकर्ण कटर जो प्लायर होता है वो क्या होता है? कम व्यास वाली तार वायर वायर यहाँ बोल सकते हैं अपने केबल को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। केबल को काटने के लिए कम व्यास वाली तारों को केबल को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं विकर्ण कटर प्लायर का। और ये एंड कटिंग प्लायर होता है मोटे तारों को, सॉरी दोस्तों, पतले तार, ठीक है, पतले तार होगा इसका, पतले तार एम कीले कीले और नुकीली धातु पिन, ठीक है, इनको निकालने के लिए एंड कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है। पूछा है तारों के सिरों को गोल करने के लिए राउंड नोज प्लायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मैलेट होता है एक लकड़ी का बना होता है, वो कौन सी लकड़ी है? शीशम, इमली, सोगान। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैलेट होता है धात्विक चंद्रों को एकदम सीधा करने के लिए, आपने देखा होगा वो शीशम की लकड़ी का बना हो सकता है या इमली के लकड़ी का भी बना हो सकता है या सोगान की लकड़ियों से इसको कठोर बन के इसको बनाया जाता है। उपयुक्त सभी लकड़ियों का ये बना होता है। और पूछ रहा अपने को दीवार में, क्या पूछ रहा है? दीवार में गिट्टी लगाने के लिए निम्न में से किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो दीवार में गिट्टी लगाने के लिए कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है, ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। कोल्ड माने ठंडा, चीजल माने छेनी, ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है दीवार में गिट्टी लगाने के लिए, ठीक है। दीवार में गिट्टी लगाते हैं अपने पहले ना, उससे पहले देखो इसका एक सिद्धांत है, निम्न में से किस सिद्धांत पर, ठीक है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बोल रहा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? इसमें आपको दोस्तों मैं 3 बातें आती है, इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे परमाणु लिखा है ना,
इसकी जो खोज करता है, परमाणु के खोज करता है, वो बता देता हूँ। परमाणु के खोज करता कौन है? परमाणु के खोज करता है रदरफोर्ड, ठीक है, जैसा कि 1 नंबर ऑप्शन के अंदर दिखाया गया है। और सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया, सिद्धांत को प्रतिस्थापित किसने किया? तो जॉन डेल्टन ने, ठीक है, किसने किया? जॉन डेल्टन ने। B नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। तीसरी बात आती है, इसकी संरचना का विश्लेषण किसने किया? इसकी संरचना का विश्लेषण किसने किया? तो नील्स बोर ने किया, ठीक है, नील्स बोर ने। C नंबर ऑप्शन है, इसकी संरचना का विश्लेषण किया, इस सिद्धांत को प्रतिपादित डोल्टन किया, इसकी खोज रदरफोर्ड तीन नामक वैज्ञानिक, तीन नामक वैज्ञानिक का। चौथा नंबर दे रखा है इरविन लेग्म्यूर। तो बात आती है 1920 की। 1920 ईस्वी में पहले तो बात आती है, एक ठोस पदार्थ होता है, एक होता है गैसीय पदार्थ, एक होता है ठोस द्रव और द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, ठीक है, ये 3 पदार्थ होते हैं। बेसिकली आपको मैंने पढ़ाया है 4 प्रकार पदार्थ होते हैं, 5 होते हैं, सॉरी दोस्तों। एक तो प्लाज्मा भी इसके साथ होता है, एक बोस आइंस्टीन इसके पदार्थ की अवस्था आती है जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर वो पदार्थ ना तो ठोस होता है ना ही द्रव होता है, इसके बीच में होता है। तो इसका जो प्लाज्मा सिद्धांत का, जो इस सिद्धांत को जिसने बताया था वो इरविन लैम्यूर ने बताया था सन 1920 के अंदर, ठीक है, सन 1920 के अंदर बताया था। प्लाज्मा जो अवस्था आती है पदार्थ की, उस अवस्था के बारे में इरविन लैम्यूर ने चर्चा की थी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की बीच की दूरी। परमाणु में नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये नाभिक या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है आपके हिसाब से? हाँ जी दोस्तों, 2 से 3 फर्मी मीटर होती है, ठीक है, मीटर नहीं होती है, फर्मी मीटर होती है। दरअसल ये भी एक लंबाई की इकाई होती है, फर्मी मीटर। 2 से 3 मीटर फर्मी मीटर होती है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच हमेशा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रेखीय आवेश, क्या कह रहा है? कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है रेखीय आवेश घनत्व। ये पढ़ाएंगे आपको कभी, अगर पूछ ले अपने को कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये किसका मात्रक होता है? तो ये मात्रक होता है सतह आवेश घनत्व का, ठीक है, किसका मात्रक होता है? सतह आवेश घनत्व का मात्रक होता है, ठीक है, घनत्व का मात्रक होता है। अगर पूछ ले अपने को कूलाम प्रति मीटर की क्यूब, ये किसका होता है? ये होता है आयतन, ये होता है आयतन आवेश घनत्व का। तीनों लिख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कि रेखीय आवेश का पूछे तो अपने को एग्जाम के अंदर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर कर देना है। अगर हमको पूछे सतह आवेश घनत्व पूछे तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर कर देना है। अगर हमने पूछे आयतन आवेश घनत्व पूछे तो कूलाम प्रति मीटर की क्यूब अपने को कर देनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको लिख लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रैक्टिकली पृथ्वी की धारिता को माना जाता है जीरो, यूनिटी इन्फिनिटी जीरो मानी जाती है। पृथ्वी का विभव एवं रेजिस्टेंस, ठीक है, जीरो माना जाता है। पृथ्वी का अर्थ का विभव एवं पृथ्वी का, ठीक है, विभव एवं प्रतिरोध हमेशा जीरो माना जाता है। और इन्फिनिटी अनंत जो होता है वो होती है चालकता एवं धारिता, ठीक है, चालकता प्रैक्टिकली, चालकता एवं धारिता, ठीक है। अगर बात करें अपनी गणना के अनुसार धारिता का मान कितना होता है? तो 711 माइक्रो फेरड, ठीक है, याद रख लेना। गणना के अनुसार धारिता, पृथ्वी की धारिता का मान होता है 711 माइक्रो फेरड, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली पूछा है तो अनंत कर देंगे, अनंत होती है। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आज का। कह रहा है कि एक तापमान बढ़ने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशिष्ट चालकता को यूं इससे दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये। और तापमान बढ़ने पर इस पर एक होती है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को 4 चीज़ें पढ़नी होगी। रेजिस्टेंस, जिसका व्युत्क्रमण पे होता है चालकता, एक होती है रो विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका होता है विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस तापमान के समानुपाती होता है और रो है ये भी तापमान के समानुपाती होती है। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये टेम्परेचर की बात कर लें जनरली अपने, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विशिष्ट चालकता बढ़ती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। देखो मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भी क्या हुई, ये जीरो विशिष्ट
प्रतिरोध है जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं वो भी बढ़ती है, ठीक है। और इसके अपने में ये जस्ट उल्टा होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो चालकता घटती है, ठीक है, और विशिष्ट चालकता भी घटती है, ठीक है। तापमान बढ़ा, अगर उल्टा हो जाए कि तापमान घटेगा तो ये बढ़ने लग जाती है दोनों, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, उल्टा है ना दोनों का। तो ये आंसर कर, अब पूछा क्या आपने को, तापमान बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है क्या, विशिष्ट चालकता घटेगी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा स्किप करके जरूर इसको समझने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 ओम के प्रतिरोध का मान कितना होता है, सबको पता है 1.0005 ओम के बराबर होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर। ये अंतर्राष्ट्रीय ओम किसके समानुपाती लिया लिया जाता है, ये पारे के स्तंभ के, ठीक है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, पारे के स्तंभ के साथ इसकी गणना की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोध है जो साइज में बड़ा होगा, कौन सा साइज में बड़ा होगा। साइज की अपने बात करें, जिस साइज की जो होती है वो होता है, इससे छोटी सी ट्रिक होती है, जिस आप लिख लो, जिस रेजिस्टेंस की पावर सबसे अधिक होगी, जिस रेजिस्टेंस की सबसे पावर अधिक होगी उस रेजिस्टेंस का साइज अधिक होगा, ठीक है। जिस रेजिस्टेंस की सबसे पावर अधिक होगी, पावर किसमें 2 वाट 1 वाट 5 वाट इसमें, तो इसमें जो इसका साइज है 5 किलो ओम वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 50 वाट, 220 वोल्ट 25 वोल्ट, या तीन रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। 220 वोल्ट अगर इसे सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 100 वाट का जो लैंप है वो अधिक रोशनी देगा। देखते हैं 50 वाट का बल्ब है जो अधिक रोशनी देगा, 25 वाट का बल्ब अधिक रोशनी देगा, 25 वाट का बल्ब फ्यूज कैसे हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज नहीं होगा। श्रेणी क्रम में कुल टोटल पावर का फॉर्मूले का निकालने का जो फॉर्मूला होता है P1 × P2 के अंदर P1 + P2, समांतर के अंदर सीधी पावर जुड़ती है जैसे कि श्रेणी में रेजिस्टेंस जुड़ता है, ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना। और श्रेणी में एक ही नियम होता है कि कम वाट वाला सबसे ज़्यादा अधिक प्रकाश देता है, ठीक है, कम वाट वाला सबसे ज़्यादा प्रकाश अपने को देता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 25 वाट वाला, इसमें से 220 वोल्ट और 25 वाट का लैंप है जो सबसे ज़्यादा जलेगा, जिसकी जिसकी सबसे ज़्यादा रोशनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बल किस बात पर निर्भर करता है। बैक ईएमएफ की बात कर रहा है। बैक ईएमएफ के अंदर यूपीपीसीएल या पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर आया था जिसको इन्होंने गवर्नर माना था, ठीक है। बैक ईएमएफ का अन्य नाम होता है गवर्नर, आपको याद रखना है, गवर्नर बैक ईएमएफ का अन्य नाम होता है पश्चगामी ईएमएफ। तो तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ या गवर्नर किस बात पर निर्भर करता है, रोटर उत्तेजना व रोटर की स्पीड पर, रोटर एक्साइटेशन रोटर स्पीड पर, उस बात पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर एक गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में किसी कारण से उसकी एक्साइटेशन है वो समाप्त हो चुकी है तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक्साइटेशन खत्म होगी तो मोटर रुक जाएगी, एक हिस्टैरिसीस मोटर की भांति व्यवहार करेगी, एक प्रतिष्ठम्भ मोटर की भांति व्यवहार करेगी, एक प्रेरण मोटर की भांति व्यवहार करेगी। नहीं जी दोस्तों, एक एक्साइटेशन समाप्त होते ही मोटर क्या है, बंद हो जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आप क्या करना, एक नंबर ऑप्शन इसका मतलब 1 नंबर आए या कोई भी आए, ठीक है, आप कर देना कि मोटर क्या बंद हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पूर्ण भार फुल लोड पर तापमान वृद्धि वोल्टेज रेगुलेशन में दक्षता ज्ञात करने के लिए एक ट्रांसफार्मर में कौन सा परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल टेस्ट, ये किया जाता है। अर्थ अर्थ टेस्टर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्या होता है, एक अर्थ टेस्टर होता है ना, अर्थ टेस्टर इसी सिद्धांत पर वर्क करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल टेस्ट, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है मर्री लूप टेस्ट, ये होता है अंडरग्राउंड केबल के अंदर, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल के अंदर अगर दोस्तों अंडरग्राउंड केबल है, अगर फॉल्ट हो गई है तो किस टेस्ट के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है, तो किस टेस्ट के द्वारा, मर्री लूप द्वारा उस टेस्ट को पहचाना जा सकता है, ठीक है।
स्वीनबर्गन टेस्ट होता है मोटरों के अंदर, जिसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट। ठीक है, एक अन्य नाम होता है नो लोड टेस्ट। और नो लोड टेस्ट आपको पता है किस मोटर के लिए उपयोगी होता है? ये मोटरों की दक्षता एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए होता है। फिर नो लोड टेस्ट किसके लिए होगा? फिर नो लोड तो आपको पता है नो लोड पे मोटर ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, सीरीज मोटर, इसीलिए ये टेस्ट होता है शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए उपयोगी होता है स्वीनबर्ग टेस्ट। बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, बैक टू बैक या रीजनरेटिव, इसको समनर। ठीक है दोस्तों, सॉरी, समनर टेस्ट इसको बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट। ये क्या करता है? मोटर के टेम्परेचर, वोल्टेज रिलेक्शन एवं एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए उपयोग में अपने लेते हैं। कौन सा टेस्ट? बैक टू बैक टेस्ट। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक नील, बोल रहा है कि नील तापमान के ऊपर क्या होता है? नील टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सामग्री अनुचुंबकीय हो जाती है। पैरामैग्नेटिक सामग्री, फेरोमैग्नेटिक सामग्री है जो फेरा में बदल जाती है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं फेरा चुंबकीय पदार्थ, और पैरा चुंबकीय पदार्थ के गुण खो देते हैं। तो पैरा बता दूं, जो नील टेम्परेचर होते हैं इसमें क्या होता है? एंटी फेरो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, किस में हो जाते हैं? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नील टेम्परेचर पर प्रति प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। अब आप मेरे को एग्जांपल बता दो, आप कमेंट करके देखते हैं यहाँ तक कौन कौन यहाँ मेरी वीडियो देख रहा है कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल वो सबसे पहले कमेंट करेगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, नील बोल टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ठीक है, नील टेम्परेचर वो होता है जो 300 डिग्री से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, अब एक आता है अपने पास क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी तापमान, इसमें क्या होता है? कौन से पदार्थ किस में बन जाते हैं? एक बार दोबारा रिवीजन में आपका कराना चाहूँगा कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बन जाते हैं, वो क्यूरिक तापमान का रहता है। ये क्यूरिक तापमान होता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत होता है दोस्तों, जला देगा एकदम, 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आती है कि नील टेम्परेचर का तापमान अधिक होगा या क्यूरिक तापमान का अधिक होगा? तो किसका होता है? क्यूरिक तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यूरिक तापमान ज़्यादा होता है नील बोर के टेम्परेचर से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है एक लैंप का MSCP का फुल फॉर्म होती है मिन इनफिनिशनल कैंडल पावर। ठीक है, मेल इनफिनिकल कैंडल पावर का मान है जो 200 है। लैंप द्वारा उत्सर्जित फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए आपको आपको फॉर्मूले की लोड पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन मैं कर दूंगा, आपको इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसका बता दो। एंटी फेरोमैग्नेटिक का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? ल्यूमन फ्लक्स बटे इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई। ठीक है, क्या होता है इसका? 4 पाई। अब अपने को ज्ञात करना है उत्सर्जित फ्लक्स, फ्लक्स को कैंडल पावर को गुना करेंगे तो इसका यहाँ पे आ जाएगा इंटू गुना, और बराबर रह जाएगा ल्यूमन फ्लक्स। ठीक है, ल्यूमन फ्लक्स की कैंडल पावर अपने को 200 दे रखी है, इंटू के अंदर 4 पाई कर देंगे। ठीक है, कैंडल पावर अपने को यहाँ पे दी हुई है तो 200 इंटू 4 पाई अपने कर देंगे। तो देखो इसका राइट आंसर 200 इंटू 4 पाई राइट आंसर है। यूपीपीसीएल पता नहीं UVRNL के अंदर क्वेश्चन दिया होता, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी थी वहाँ पे 12.56। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। 200 इंटू 12.56 को अपने को मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो ये अपने को कैलकुलेशन करनी होगी, करेंगे तो किससे होगा? 24,2400 कुछ आएंगे। ठीक है, 5,000 2,500 लगभग आएंगे। ठीक है, तो आप अभी देख लो अभी कितना है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूले की बहुत अधिक, अब देखो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.5 आंतरिक प्रतिरोध तथा 1 देखो यहाँ पे 1.2 वोल्ट 5 सेल है, सॉरी दोस्तों, सेल है जो श्रेणी क्रम में संयोजित है, एक लोड प्रतिरोध को आपूर्ति
करते हैं लोड प्रतिरोध का मान क्या होगा ताकि उसमें अधिकतम शक्ति प्राप्त हो सके। ये कुछ डायग्राम इसका 5 सेल है, 1 2 3 4 और ये 5 सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है RL इसकी पूछ रहा है। ये टोटल वोल्टेज है, इसकी 2 वोल्ट है प्रति सेल की और जो रेजिस्टेंस है जो 0.5 ओम है आंतरिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक ट्रिक की जरूरत होगी। वो ट्रिक ये है कि आप क्या, अगर आप अधिकतम शक्ति हस्तांतरण की एक शर्त होती है वो क्या होती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए उस समय जो पावर ट्रांसफर में होती है वो मैक्सिमम होती है। अब आपको पता है, देखो RL अपने को आ जाएगा अगर अपने को RSH, अब अगर आपको पता है RSH, देखो इसमें 0.5 दे रखा है एक सेल का। ठीक है, कितने सेल लगे हैं, 5 सेल लगे हुए हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे 5 सेलों का जो आएगा कितना आएगा, 2.5 ओम आएगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आएगा वो 2.5 ओम आएगा। अब आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो बराबर होता है RL के अंदर, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो कितना होगा इसका 2.5। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है ओम लिखना था। ठीक है, इसके जो मात्रक हैं वो गलत हो चुके हैं, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है। 2.5 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। ये बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो ये भी अच्छा है आपके लिए। ये कलर ना थोड़ा सा पता नहीं क्या होता है इसको। हाँ, तो बोल रहा है नमी को सोखने के बाद नारंगी सिलिका जेल 2 प्रकार की होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होती है नमी रहित। ठीक है, नमी रहित जिसमें कोई प्रकार की नमी नहीं होती है। एक होती है नमी सहित। ठीक है, नमी सहित जिसमें क्या है नमी आ चुकी है, नमी सहित। तो देखो इसके अंदर नमी सहित के अंदर जो ब्लू कलर की सिलिका जेल होती है उसका तो कलर हो जाता है उसके नमी सोखने के बाद पिंक या वाइट। ठीक है, पिंक या वाइट। ठीक है, और एक नारंगी होती है ऑरेंज। ठीक है, ORANGE, ऑरेंज या येलो अपने इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज या येलो कलर की। देखो इसको थोड़ा गहरा करेंगे तो ये येलो बन ही जाएगा ना, ऑरेंज कलर को थोड़ा गहरा करता जाएंगे तो येलो बन जाएगा। देखो अब इसका कलर है जो फिर क्या हो जाता है नमी सोखने के बाद, यहाँ तो हो जाता है हरा ग्रीन, यहाँ हो जाता है, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ हो जाता है हरा, यहाँ हो जाता है आपका ब्लैक। ठीक है, काला, क्या हो जाता है काला। तो काला ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे अपने। ठीक है, ये वाइट वाला कौन सा हो गया, अरे तो राइट आंसर क्या कर देंगे, काला इसका राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार जरूर जाकर आप वीडियो स्किप करके पीछे करके देख सकते हैं। बोल रहा है कि जब एक अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन आप कमेंट करके बताओ कि अल्टरनेटर का तुल्यकालिक करण करना क्यों करते हैं, इसका रीजन क्यों है। ठीक है, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन करना क्यों करते हैं इसको। ठीक है, बोल रहे हैं तब जो डैम्पर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ होता है वो किस प्रकार का होता है या कैसा होता है, वो मैक्सिमम होता है या जीरो होता है या इन्फिनिट या मिनिमम होता है। तो वो क्या होता है जब अल्टरनेटर होता है ऐसी ऐसी जनितर तब अपने को दो, और इसकी जो शर्तें होती है वो भी आप लिख सकते हो कि फ्रिक्वेंसी समान होनी चाहिए, या 3 शर्तें आप लिख दो इसमें। एक अल्टरनेटर सिग्नल ये हो जाता है उस समय जो डैम्पर वाइंडिंग में प्रेरित होता है वो जीरो होता है। ठीक है, याद रख लेना हमेशा, अच्छा क्वेश्चन है। उस समय जो डैम्पर वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रेरित होता है, प्रेरित ईएमएफ का मान हमेशा जीरो होता है या शून्य होता है। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 120 AH 24 वोल्ट 10 की फ्री की धारिता के लिए निम्न में से सत्य कथन की पहचान की। ये सॉरी दोस्तों, ये फ्री नहीं है, यहाँ पे 10 गुलाम की यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, जल्दी जल्दी में आज टाइपिंग की थी ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो 120 एम्पियर 24 वोल्ट 10 गुलाम 10C की जो बैटरी है, पहले बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है करना इसको। अपना C रेट हमेशा दिखाता अपने डिस्चार्जिंग की दर हमेशा।
ठीक है। डिस्चार्जिंग समय अपने को दिखाता है। बड़ी बात ये है इसकी, ये अपने को ना सेकंड में दिखाता है ना मिनट में दिखाता है। किस में दिखाता है? घंटों में सी रेट दिखाता है। इसका मतलब ये है सी रेट का कि ये जो 10 सी की बैटरी है वो अपने को 10 घंटे के लिए 12 एम्पियर की धारा अपने को दे सकती है। ठीक है, फिक्स आंकड़ा हो गया अब इसका अपना। कह रहा है कि 10 घंटे के लिए 12 एम्पियर की अपने को धारा इसका ले सकते हैं, बस इससे ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। इसका ये फिक्स आंकड़ा हो गया है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आज का अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से एक आईजीबीटी का भाग नहीं है। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या होती है? इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ये एक संयुक्त रूप होती है बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और मोसफेट MESFET मोसफेट का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसकी फुल फॉर्म होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये इसका संयुक्त रूप करके किसका निर्माण किया जाता है? आईजीबीटी का। आईजीबीटी में सामान्यतः अपने को 3 टर्मिनल लिया जाता है। कितना टर्मिनल होता है इसके अंदर? आईजीबीटी के अंदर 3 टर्मिनल होता है। पहला होता है एमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर, तीसरा होता है कलेक्टर, तीसरा होता है गेट। तो आप समझ गए होंगे कौन सा राइट आंसर होने वाला है। भाग कौन सा नहीं है फिर? बेस नहीं है। एमीटर होता है, कलेक्टर होता है और गेट होता है। ठीक है, बेस नाम का कोई सिरा आईजीबीटी में उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।